चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देन हमारा शेयर मार्केट बचा हुआ है, आज मैं शेयर मार्केट को स्टार्ट करता हूँ। टुडेज टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, आपको थोड़ा जीएसटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आखिरकार जीएसटी होती है, कैसे काम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं आपकी। जीएसटी संबंधित कुछ अन्य तथ्य, जीएसटी संबंधित कुछ अन्य तथ्य, ठीक है। सबसे पहली बात जीएसटी से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि पहले मैं आपको इसके बारे में बात बताऊं, याद रखना कि सर इसके अंदर जो स्लैब होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीएसटी के अंदर जो स्लैब होते हैं, स्लैब, तो आपको आंसर क्या देना, स्लैब्स क्या होते हैं बताओ, आप खुद बताओगे कि जीएसटी के अंदर स्लैब कितने होते हैं। दूसरा, एक बार में जीएसटी कितनी वस्तु पर लग सकती है, एक वस्तु पर एक बार में कितनी जीएसटी लग सकती है, जीएसटी लग सकती है, एक वस्तु पर एक बार में कितनी जीएसटी लग सकती है, ये आपको बताना है। चलिए, और स्लैब्स इसके अंदर कितने होते हैं। इसके अलावा आप समझिए कि यह किस समिति की सिफारिश थी, दैट वाज विजय कलेक्टर समिति जिसकी सिफारिश थी, ठीक है सर, याद रखेंगे। दूसरा, सिर्फ पेट्रोल पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती, सर पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगती, पेट्रोल नील जीएसटी में आता है। एक बच्चे का डाउट था, वो साथ के साथ ही क्लियर कर दिया। जीएसटी सबसे पहले किस देश में आई थी, जीएसटी सबसे पहले किस देश में आई थी, पहले किस देश में आई थी, देश में आई थी, बताना है आपको। दूसरा, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, भारत का जीएसटी मॉडल बेस्ड ऑन, बताना है आपको, ठीक है। चलिए बात करें, देखो जीएसटी सबसे पहले किस देश में आई थी, सर 1954 में फ्रांस में, बहुत बढ़िया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर बेस्ड है। आगे, एक वस्तु एक बार में कितनी जीएसटी लग सकती है, एक वस्तु पर एक बार में कितनी जीएसटी लग सकती है, बताइए। देखिए सर, एक वस्तु पर एक बार में कितनी जीएसटी लग सकती है, देखो मिनिमम तो एक लग सकती है, मिनिमम तो एक लग सकती है, 1, और मैक्सिमम इसके ऊपर कितने लग सकती है, मैक्सिमम 2 जीएसटी इसमें लग सकती है। एक ही बार में एक वस्तु पर 2 जीएसटी लग सकती है, ठीक है, याद रखना। कैसे, सर कोई वस्तु है उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक साथ लग सकती है, या फिर कुछ वस्तु है, एग्जांपल के लिए कुछ वस्तु है उसके ऊपर सीजीएसटी या आईजीएसटी एक बार में लग सकती है, ठीक है। चलिए, दूसरा, जीएसटी के अंदर स्लैब कितने होते हैं, सर जीएसटी के अंदर 4 स्लैब होते हैं, क्योंकि नील स्लैब को हम काउंट नहीं करते, नील स्लैब इज नॉट इन काउंटिंग, नील स्लैब काउंट नहीं होता, नील स्लैब जो होता है वो काउंट नहीं होता, ठीक है सर। आगे, सर जीएसटी अगर आपके पास है तो एक व्यापारी 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी को, जीएसटी लेना अनिवार्य है, It is mandatory for a trader who turn over 20 lakhs per year or more that it is necessary for him to take GST. जब कोई जीएसटी लेता है तो जीएसटी में वो भारत की जीएसटी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराता है, बदले में उसको जीएसटी नंबर मिलता है, इस जीएसटी नंबर के अंदर 15 अंक होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि वह जीएसटी नहीं लेता तो 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, यदि जीएसटी नहीं ले तो 5 years पनिशमेंट, 5 year in jail, ये आपका प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट है, 5 year in jail। ये क्या बच्चे, प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट। जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज मैंने आपको बताई, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि चीजें बहुत बेहतर हैं। अच्छा, जीएसटी लेने के बाद उसको प्रत्येक महीने जीएसटी को भरना भी होता है, और प्रत्येक महीने जीएसटी भरने के लिए 24 तारीख निर्धारित की गई है, प्रत्येक माह की 24 डेट, 24 तिथि यह जीएसटी को भरने के लिए निर्धारित तिथि है, और दिस इज जीएसटी डेट, 24 डेट को ये भरनी होती है आपको। तो बच्चे ये होती है आपकी जीएसटी, नोट कर लो, जीएसटी के बारे में इतना आपके लिए काफी होगा। चलिए भाई, क्लियर जी सर। अब बेटा 2 चीजें और हैं आपकी, टैक्सेशन से ही रिलेट करती हैं, 2 चीजें और हैं आपकी टैक्सेशन से रिलेट करती हैं। दिस इज बेसिकली सरचार्ज और सेस। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, सर सरचार्ज और सेस में क्या फर्क है, तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर के एंड में मैं एज अ डाउट सेशन उसको ले लूंगा। तो समझिए, व्हाट इज सरचार्ज एंड व्हाट इज सेस, सरचार्ज एंड सेस ठीक है जी सर। हिंदी में से दोनों को क्या बोलेंगे, देखो सरचार्ज को बोलते हैं अधिकर और सेस को बोलते हैं उपकर, सरचार्ज को बोलते हैं अधिकर और सेस को बोलते हैं उपकर, अधिकर एंड उपकर, इनको अलग अलग ऐसे नामों से जाना जाता है भाई, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं आसानी से। सबसे पहले, यदि आप 50 लाख से अधिक खर्च करते हैं, या कमाते हैं, तब आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इसका कॉन्सेप्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स कॉन्सेप्ट। जब आप 50 लाख से अधिक खर्चें या कमाएं एक बार में, तब सरचार्ज लगता है, मेजरली इसका जो रेट होता है, क्या होता है, मेजरली इसका जो रेट होता है वो 10% होता है। मान के चलिए आपने किसी फैंटेसी ऐप पे, सट्टा लगाने वाली वेबसाइट से, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ आपने अर्न किए किसी गेम से, ठीक है। चलिए, तो 1 करोड़ के सबसे पहले इसमें से 30% तो आपका टैक्स जाएगा, ठीक है, प्लस
10% सरचार्ज जाएगा, देन वो चीज आपको मिलेगी। तो ये 1 करोड़ रुपए आपके पास 60 लाख बनकर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चे? जी सर, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा अच्छा, ये पूरे एग्जैक्ट 60 लाख बनके नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, ये थोड़े फालतू पहुंचेंगे। अगर मैं बात बताऊं, ये आपके पास कितने पहुंचेंगे, ये बनेंगे आपके 64 या फिर 7 7 के 10 7 7 7 करके 63, ये 63 लाख बनके आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लेना इसको, इसका सक्सेस निकाल लेना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, मजा आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सेस क्या होता है। सेस क्या होता है सर? दिस इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, चलिए सर 70 लाख मिलेंगे, नहीं बेटा 70 लाख नहीं मिलेंगे, 70 लाख वहां से करके 70 के साथ 63 लाख ही मिलेंगे ना बेटा, 63 लाख मिलेंगे ना बच्चे महीने, 10% का सरचार्ज कौन लगाएगा? 10% का सरचार्ज लगाना होता है, 63 लाख एक्यूरेट। जी हाँ दोस्तों, टैक्स ऑन टैक्स की बात करते हैं। टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है समझिए, ये सेस का होता है सरकार के द्वारा किसी खर्चे को लेकर, सरकार द्वारा किसी घाटे की पूर्ति के लिए, किसी घाटे की पूर्ति के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए, किसी घाटे की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं पर, कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया जाता है, कर बढ़ा दिया जाता है। घाटे की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, जो कर बढ़ाया जाता है इसकी कुछ कंडीशन होती है। ये बढ़ा हुआ जो कर होता है, कुछ वस्तुओं पर जो कर बढ़ा दिया जाता है, ये बढ़ाया हुआ जो होता है, ये हर किसी पे नहीं बढ़ा सकते, ये केवल एक स्पेसिफिक अमाउंट ही बढ़ाया जा सकता है। दिस इज जस्ट स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर बढ़ सकता है, स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर बढ़ सकता है, हर किसी पे नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ स्पेसिफिक आर्टिकल्स, जैसे जो रोजमर्रा की चीजें ना हो, जो रोजमर्रा, जो डेली लाइफ की चीजें ना हो, की चीजें ना हो, ठीक है, और वो जीएसटी से भी बाहर होनी चाहिए, मस्ट बी आउट ऑफ जीएसटी। एग्जांपल के लिए पेट्रोल, एग्जांपल के लिए शराब, अब शराब पे सेस लगा सकते हो, गवर्नमेंट सेस लगा के रखती है। ठीक है, मेजरली जो इसका रेट होता है दैट इज 4%। ठीक है, मेजरली इसका रेट क्या होता है? मेजरली रेट 4% होता है। बीच में आपने देखा था पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़े थे, अभी पेट्रोल के रेट 94 चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ से 93 समथिंग है, 93 समथिंग पेट्रोल रेट। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि वो रेट एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो उसके चलते जो रेट था, मतलब समझ में आ गया लोगों को कि भाई इसके ऊपर सेस लगा हुआ है, क्योंकि ये जो 4% का इससे टैक्स रिसीव होगा, ये जो मेजरली रेट है ना, अधिकांश रेट 4%, ये 4% का जो टैक्स प्राप्त होगा सीधे गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल को, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, या सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो शराब बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि सरकार को बहुत अच्छी कमाई होती है इससे। नोट करो भी दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आशिकर गीत से बता दीजिए सर प्लीज। आशिकर गीत मतलब बेटा, आशिकर गीत का क्या मतलब है? आशिकर बेटा आप दोबारा लिखो, मतलब शायद आप कुछ लिख रहे हो वो चीज, या तो आपने कोई राइटिंग मिस्टेक करी है, राइटिंग साफ नहीं है आपकी। अधिकर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, अधिकर में क्या होता है? अधिकर के अंदर जब आप 50 लाख से अधिक खर्च करें या कमाएं एक बार में, तब आपके ऊपर सरचार्ज लगता है। जब एक बार में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो होता है मेजरली इसका रेट क्या होता है कि 10% होता है। यदि आप एक बार में 1 करोड़ रुपए खर्च करने किसी गेम से, 1 करोड़ रुपए कमाने किसी जगह पे, 1 करोड़ रुपए किसी पे खर्च करने, तो उसमें 10% आपका सेस लगता है। आप जो मान के चलो रॉयस रॉयल खरीदने के लिए जाते हो तो वो 1.5 करोड़ की है, ठीक है, 1.5 करोड़ की है, तो 1.5 करोड़ की उस गाड़ी के ऊपर आपको अलग से भी चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, लगभग 15 लाख रुपए आपको सरचार्ज देना पड़ता है, क्योंकि आप उसको कैश में खरीदेंगे। अगर वही चीज आप सेम चीज अगर आप इस पे खरीद लेते हैं, ईएमआई पर खरीद लेते हैं, तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? मेजरली आपने देखा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, वो चीजों को ईएमआई पर खरीदते हैं, जबकि उनकी क्षमता होती है कि वो एक बार में पेमेंट करते हैं, बावजूद इसके वो पेमेंट नहीं करते एक बार में। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार में पेमेंट करेंगे उनके ऊपर सरचार्ज लगेगा, इस वजह से वो ईएमआई पर चीजें लेना पसंद करते हैं। ठीक है, बात को समझिए, चीजें कंप्लीट हुई। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आपका बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होता है। नए चैप्टर की हेडिंग आप डालेंगे, क्या बोला सर? इसके अंदर शेयर मार्केट की बात करेंगे, शेयर मार्केट की बात करेंगे, शेयर मार्केट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार हेडिंग डाल लीजिए, कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है सर, एंड सो व्हाट इज दिस इंडियन कैपिटल मार्केट? और सर ये इंडियन कैपिटल मार्केट होता क्या है? देखो बच्चों, इंडियन कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, ठीक है, वह जो दीर्घकालीन गतिविधियों को कार्य करने में प्रयोग में लाता है। मतलब समझो, ऐसा मार्केट जहां दीर्घकालीन गतिविधियां होती हैं, ऐसा मार्केट जिसमें कंपनियां अपने शेयर व अंश पत्र, शेयर या अंश पत्र के अंश पत्र, इसको बोलते हैं डिबेंचर, शेयर या अंश पत्र आधारित, शेयर या अंश पत्र आधारित दीर्घकालीन व्यापार करती है, दीर्घकालीन व्यापार करती है, दीर्घकालीन व्यापार करती है। तो दैट इज कॉल्ड इंडियन कैपिटल मार्केट। यह क्या होता है? इंडियन कैपिटल मार्केट बहुत इजी डेफिनेशन, अ मार्केट वेयर, अ लॉन्ग टर्म मार्केट, अ लॉन्ग टर्म मार्केट, अ लॉन्ग टर्म मार्केट बेस्ड ऑन, a long term market based on shares and debentures, shares and debentures of companies, is called capital market। यह एक पूंजी बाजार कहलाता है, यह एक पूंजी बाजार कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऋण और
यहाँ पर ऋण की भी बात की जाती है, ठीक है। यहाँ काफी हद तक आपको देखने को मिलता है कि ऋण का भी काफी हद तक बात की जाती है, जैसे लोन वगैरह है, ठीक है। ये सब तो लोन की कहना चाहते हो लोन की कह सकते हो, डिबेंचर की कहना चाहते हो डिबेंचर की कह सकते हो, गोल्ड भी इसके अंदर आता है, ठीक है। कई सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा इस मार्केट में ऋण यानी लोन एंड डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर मैंने बोल दिया है, ठीक है। लोन एंड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स होते हैं बेटा, ठीक है। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बॉन्ड्स ये सभी काम करते हैं। बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं प्रतिभूतियां, 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 इनको बोलते हैं बॉन्ड्स। ये सब काम करते हैं, ये बेस्ड होता है सर इसके अंदर लोन है, बॉन्ड्स हैं, ये सब काम करते हैं, डीडी है, ये सब दीस आर बेसिकली वर्किंग इन इट, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ दिस मार्केट, ये एक मार्केट की फंक्शनलिटी है। अब भारतीय बाजार के अंदर दो चीजों की और मैं सर पे बात कर लूं कि सर भारतीय बाजार है पूंजी का, तो इसको भी दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है सर प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार, और एक होता है बच्चे द्वितीयक, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। अच्छा, पूरा नाम बेटा प्राइमरी कैपिटल मार्केट होगा, एंड सेकंड इज द्वितीयक बाजार, द्वितीयक, द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार का मतलब है सेकेंडरी मार्केट का, यहां डिस्कशन अपन कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है सर। दोनों मार्केट्स के बारे में अपन को समझ में आ गया और बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझना। आपने बहुत बार सुना होगा शेयर मार्केट्स, तो बॉन्ड्स को देसी में समझा दीजिए। अरे बताऊंगा बच्चे, मनीषा मतलब मनीष अभी बताऊंगा डरता बेटा। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी बहुत ध्यान से कि भाई मार्केट के अंदर मैंने पैसा लगाया था, वो पैसा डूब गया, मार्केट के अंदर मैंने पैसा लगाया था, वो पैसा बच गया। तो वो सब चीज दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट इसी का हिस्सा है, बिकॉज़ शेयर मार्केट इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो शेयर मार्केट इस कैसा, तो शेयर मार्केट के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। शेयर मार्केट से पहले मैं आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करता हूं। प्राइमरी मार्केट के आधार पर आप पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार स्टॉक मार्केट होती क्या है, पैसे कहां लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे उसमें कमाई होती है, कैसे उसमें घाटा होता है, कैसे लॉस होता है, कैसे फायदा हो सकता है। मैं आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा सकता हूं कि किस तरीके से कंपनी को फायदा होता है, किस तरीके से कंपनी को घाटा होता है, किस तरीके से आपके शेयर डूब सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। प्राथमिक बाजार हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश थोड़ी सी कर लीजिए। प्राइमरी मार्केट कहते हैं किसको, वो समझिए सर। यह एक ऐसा पूंजी बाजार होता है, यह एक ऐसा पूंजी बाजार होता है जिसमें एक कंपनी के द्वारा पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में उतारा जाता है। यह ऐसा पूंजी बाजार होता है जहां पहली बार कंपनी द्वारा, जहां पहली बार कंपनी द्वारा अपने शेयर्स को, ठीक है। यह ऐसा पूंजी बाजार होता है जब पहली बार कंपनी द्वारा अपने शेयर्स को मार्केट में उतारा जाता है, मार्केट में उतारा जाता है, मार्केट में उतारा जाता है, ठीक है। चलिए अब सर ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स आपने बताया नहीं सर, आपने यूज कर लिया। व्हाट आर द शेयर्स, या क्या इसकी कोई और भी डेफिनेशन है? जी हाँ, डेफिनेशन और भी है। जब पहली बार कंपनी अपनी क्षमता अंश को, इक्विटी शेयर को मार्केट में उतारती है, जब कंपनी पहली बार अपनी क्षमता अंश, इक्विटी शेयर, पहली बार कंपनी अपने क्षमता शेयर, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को पूंजी बाजार में उतारे, बाजार में उतारे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है मेरे बच्चे? दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, ठीक है। चलिए अच्छा, इस प्राइमरी मार्केट का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दोनों लोगों के द्वारा हो सकती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है यह घरेलू कंपनी भी कर सकती है एंड इस चीज को विदेशी कंपनी भी कर सकती है। घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियां प्राइमरी मार्केट के, ठीक है, प्राइमरी मार्केट के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर काम करती हैं, ठीक है। क्लियर जी सर। यदि कोई कंपनी अपनी साख को बढ़ाने के लिए पहली बार शेयर मार्केट में प्रवेश करती है, तो वह अपनी कंपनी की क्षमता अंशों को शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी, जिससे कि इच्छुक निवेशक उसमें निवेश कर पाए। जब कोई कंपनी पहली बार अपने इक्विटी शेयर्स को, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को, ठीक है, पहली बार अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को, पहली बार अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स यानी क्षमता शेयर को अपनी साख बढ़ाने के लिए, शेयर मार्केट में प्रस्तुत करती है, शेयर मार्केट में उतारती है, इंट्रोड्यूस करती है, उतारती है। तो ये चीज आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा याद रखना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये तो ये हो गया, ठीक है। इससे होता क्या है, ताकि इच्छुक निवेशक कंपनी में इक्विटी शेयर्स को खरीदकर पूंजी दे सकें, जिससे कि कंपनी अपने व्यापार को आगे बढ़ा ले, ठीक है। जिससे इच्छुक निवेशक कंपनी के शेयर्स खरीदें, कंपनी को फंडिंग दे दें, कंपनी में निवेश कर सकें, कंपनी में निवेश करें। क्लियर?
ठीक है सर क्या ट्रेडिंग करते हो? मैं ट्रेडिंग नहीं करता लेकिन मुझे अंदाजा है ये क्या होता है। अच्छा ये जो इक्विटी शेयर्स में होते हैं अपनी साख को बढ़ाना, साख यानी अपनी वैल्यूएशन, साख का मतलब होता है वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा ये जो मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर ये इक्विटी शेयर्स दो तरीके से हो सकते हैं, ये शेयर्स भी हो सकते हैं प्लस डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, यानी ये प्रपत्र भी हो सकते हैं, ठीक है, कंपनी के प्रपत्र भी हो सकते हैं जिसको अंश पत्र भी बोल देते हैं, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए सर ट्रेडिंग एक तरीके का जुआ होता है, कह सकते हैं ट्रेडिंग एक तरीके का जुआ होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, शायद वो आपको जुए जैसा फिर ना लगे, ठीक है। बात को सुनिए, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जनिक प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझ जाओ, ठीक है। एक एग्जांपल समझिए, अब इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे व्हाट इज ट्रेडिंग। नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, या सिर्फ समझाने के लिए व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज आईपीओ एंड ट्रेडिंग, ठीक है जी सर बताओ जी। अब इसके अंदर है एक कंपनी ए, इसके अंदर है कंपनी ए, कंपनी ए, ठीक है। चलिए इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, ठीक है, या फिर यह कंपनी विश्व में मतलब पूरे साल में 10 करोड़ का टर्नओवर करती है, टर्नओवर करती है 10 करोड़ का टर्नओवर करती है, ठीक है। करंट वैल्यूएशन इसकी, करंट वैल्यूएशन कितनी है? इसकी 5 करोड़ है, हाँ 10 करोड़ का वो टर्नओवर करती है, 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो मतलब कहने का मतलब है सर वैल्यूएशन इसकी इतनी है, इसमें इसके एसेट वगैरह सब कुछ आएंगे, ठीक है सर। करंट वैल्यूएशन 5 करोड़ होगी और 10 करोड़ इसका टोटल टर्नओवर है। अब होगा क्या, इस 10 करोड़ को आप मान के चलिए कि जितना भी टर्नओवर वो करती है मतलब पाया गया, ठीक है। अब इस 5 करोड़ को यूज कैसे करती है, इस 5 करोड़ का यूज कैसे करती है भाई सर? इस 5 करोड़ का यूज करती है रॉ मटेरियल खरीदने वगैरह, इसे रॉ मटेरियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह एडवर्टाइजमेंट करती है, और इसी 5 करोड़ का यूज करके, इसी 5 करोड़ का यूज करके यह पर ईयर 10 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त कर रही है, 10 करोड़ का टर्नओवर ले रही है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है मां साहब यहां तक समझ में आ। अब बेटा बहुत ही क्रूशियल एग्जांपल है, अब वो क्या सोचती है कंपनी ए, ये सोचती है कि मैं शेयर मार्केट में उतर जाता हूं अपने इन 5 करोड़ रुपए को शेयर्स में कन्वर्ट करके, तो वो अब सबसे पहली बार मार्केट में आएगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सबसे पहली बार मार्केट में, पहली बार मार्केट में आएगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? तो सबसे पहली बार मार्केट में आएगी, कंडीशन कहलाएगी आईपीओ, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। कैसे? देखो 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, ठीक है सर। टोटल शेयर्स कितने कर दिए उसने? टोटल शेयर्स उसने बना लिए 5 लाख बना लिए, 5 लाख शेयर्स बना लिए, ठीक है। हर एक की कीमत कितनी है? 100 रुपए, तभी तो वैल्यूएशन 5 करोड़ बैठेगी जी सर। अब इस 5 लाख शेयर्स में से 5 लाख शेयर्स इसके हो गए, इसमें से 3 लाख शेयर उसने अपने पास रख लिया, 3 लाख शेयर उसने अपने पास रख लिया, क्लियर? कितने? 3 लाख शेयर उसने अपने पास रख लिए, 3 लाख शेयर का मतलब है उसने 3 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर दिया। अब इसके पास 3 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसने इसमें एडजस्ट कर दिए, 3 करोड़ रुपए इसमें डाल दिया। बुद्धि आई एक बात, ठीक है। 5 करोड़ थे उसके पास, 3 करोड़ इसने डाल दिए, 2 करोड़ इसके पास अभी फ्री अमाउंट है। फ्री अमाउंट कितना? फ्री अमाउंट, फ्री अमाउंट जो अपने व्यापार के लिए यूज करेगा वो 2 करोड़, 3 करोड़ के तो शेयर अपने शेयर इसने खुद ही ले लिए ना, ठीक है। चलिए ओके, और ये लेने पड़ते हैं, अगर आप अपने शेयर नहीं लोगे तो आप अपनी कंपनी से बाहर हो जाओगे, ठीक है। चलिए इसके पास कितने आ गए? 3 लाख शेयर आ गए, ठीक है। बचे कितने? अपने शेयर बचे 2 लाख, तो वो 2 लाख आईपीओ के रूप में बाहर आ जाएंगे 2 लाख। रेट क्या इनका? रेट सर इनका जो रेट है वो कितना है जी? सर जी इसका जो रेट है वो अभी फिलहाल में क्या है, ये 2 लाख रेट है इनका 100 रुपए का। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये 2 लाख शेयर खरीद लिए, तो इसके पास लोगों के, ठीक है, लोगों के 3 लाख आ गए, लोगों के 2 लाख, लोगों के 2 लाख आ गए, ठीक है। चलिए 2 लाख आ गए, लोगों के 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन 5 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए, क्या इस 5 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए इसको 3 करोड़ रुपए किसी और को देने पड़े? नहीं सर, ये 3 करोड़ रुपए इसके पर्सनल अकाउंट में ही है, तो 3 करोड़ रुपए इसके पास ही हो गए जो इसके पर्सनल शेयर है, पर्सनल शेयर है, ठीक है सर। क्लियर है जी सर। शेयर्स फिक्स रहेंगे, शेयर्स 5 लाख ही रहेंगे। शेयर्स का अमाउंट कितना होगा सर? शेयर्स का अमाउंट 5 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन इसके पास रुपए कितने हो गए? 3 तो 5 तो 7 करोड़ रुपए हो गए इसके पास, 7 करोड़। इस 7 करोड़ रुपए का यूज करते हुए, इस 7 करोड़ पहले 5 करोड़ का यूज करके पर ईयर 10 करोड़ कमा रहा था, ठीक है। तो हो सकता है 7 करोड़ का यूज करके इस बार 20 करोड़ कमा ले, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, लेट्स सपोज। तो अगर 20 करोड़ कमाएगा तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, और कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी? लेट्स सपोज ये होगी सर 10 करोड़। अगर 5 पर कंपनी की वैल्यूएशन पर शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। एक दिमाग लगाओ, जब कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 5 करोड़ थी, तब शेयर की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन अब कंपनी की वैल्यूएशन होती है हो चुकी है 10 करोड़, तो अब एक शेयर की कीमत कितनी होगी? शेयर फिक्स रहेंगे, शेयर कम या ज्यादा नहीं हो सकते, शेयर इज फिक्स्ड, ये 5 लाख ही रहेंगे। लेकिन सर क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो चुकी है तो शेयर की कीमत भी 200 रुपए हो जाएगी। देन शेयर जो है इसके शेयर कितने हैं? 5 लाख है, तो इस वजह से शेयर 5 लाख होने की वजह से जो कीमत है वो 200 रुपए हो जाएगी, एक शेयर की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। और जैसे ही कीमत 200 रुपए होगी तो इन लोगों ने जो 2 लाख, रेट कितना था? 100 रुपए का, तो जिसने 2 लाख रुपए लगाए थे वो 2 लाख रुपए 4 लाख बन जाएंगे। अब वो चाहे तो निकाल सकता है रुपए को, चाहे रख सकता है। तो दिस इज बेसिक कांसेप्ट शेयर का आईपीओ क्या होता है। एक बार बताओ बेटे समझ में आया है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश की होगी तो आगे हो, फटाफट बताओ। मोनिका ने कह दिया, समझ आ गया। और फिर अगर मोनिका इशू वगैरह सब कह रहे तो आ गया भाई समझ। रोहन बदमाश का कहना है सर एक बार और समझा दो। अरे भाई रोहन बदमाश, बात को समझो। इसके अंदर कंपनी के शेयर थे, उसकी टोटल टर्नओवर एक साल में 10 करोड़ का रहा था, वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, उसका यूज करके 10 करोड़ का था। इसने सोचा कि मैं अपने शेयर्स को मतलब अपनी वैल्यूएशन को शेयर्स में तोड़ लेता हूं, ठीक है। तो उसने अपने
टोटल वैल्यूएशन को शेयर्स में थोड़ा 5 लाख बना लिया, हर एक शेयर की कीमत रखी 100 रुपए, जिसकी वैल्यूएशन मीट हो जाए, ठीक है सर। 3 करोड़ शेयर उसने अपने पास रख लिए, 3 करोड़ शेयर कंपनी अपने पास रख लिए, उसके लिए पैसे तो देने नहीं सर, तो इसके पास 3 करोड़ रुपए अलग बच गए, ठीक है। उसके बाद जो 2 लाख शेयर है वो मार्केट में उतार दिए, तो लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा, तो 2 लाख के 2 लाख शेयर इसके बेच गए, तो 2 लाख रुपए वहां से आ गए, 2 लाख इसके पास फ्री अमाउंट बचा था, तो 2 2 4 3 7 करोड़ रुपए इसके पास हो गए। अब 7 करोड़ रुपए का यूज करके इसने अपनी कंपनी को, ठीक है, वही रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाया, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया, तो इसने जो इसकी वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ कर दी, पहली वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, शेयर्स 5 लाख फिक्स ही रहेंगे, तो अब 10 करोड़ को अगर 5 लाख शेयर में डिवाइड करेंगे तो शेयर की कीमत 200 हो जाएगी, कंपनी वैल्यूएशन बढ़ गई, जिस वजह से लोगों के पास जो पैसा था वो डबल हो जाएगा। दिस इज द कांसेप्ट। अच्छा, इस चीज को आप लिख नहीं पाओगे, इसी वजह से ये समझाइए, ये सिर्फ आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, कोई पूछे तो बताना। अब इस तरीके की जो पहली बार अगर मानते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इसी प्रकार का भाई इसी मार्केट का एक हिस्सा होता है प्राथमिक बाजार का, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है, ठीक है। फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है सर जी? भाई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव। वह कंपनी जो पहले से ही शेयर मार्केट में है, वह कंपनी जो पहले से ही शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट में है, मार्केट में है, परंतु अपनी साख को और अधिक बढ़ाने के लिए, परंतु अपनी साख को और बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के और अधिक शेयर्स को मार्केट में उतारना, और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए अपनी साख को या फिर अपनी शेयर्स को मार्केट में दोबारा उतारना, दोबारा उतारना, उतारना। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के बारे में एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं सर, इसका एग्जांपल दे दोगे? जी हां, एग्जांपल इसका नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज। मतलब सर बेटा अभी जो एग्जांपल दिया था उसी में मैं एफपीओ आपको समझाता हूं, एक बार समझाना बेटा। ये जो था, इसने 2 लाख शेयर को मार्केट में उतारा था, मान के चलो कि इससे उसको जो पैसे मिले हैं 2 लाख, उसको लगा कि भाई इन 2 लाख से काम नहीं चलेगा, पैसा और चाहिए, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसने क्या काम करा, इसके पास जो 3 लाख शेयर बचे हुए थे, 3 लाख शेयर इसके पास बचे हुए थे, इन 3 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर और मार्केट में उतार दिया, 1 लाख शेयर और मार्केट में उतार देना, तो दैट इज नॉट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अपने पास जो बचे हुए शेयर्स है उन्हीं शेयर्स में से कुछ और शेयर्स फिर से मार्केट में उतार देना, दिस इज कॉल्ड एफपीओ, दिस इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। दिमाग में आई बात? बात आई दिमाग में? व्हाट इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग? जो शेयर्स पहले से कंपनी के पास है उनको दोबारा से मार्केट में उतारना, दिस इज कॉल्ड एफपीओ। यह है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। उम्मीद है आप इसको ये चीज समझ आएंगे। रवि कह रहा है सर इकोनॉमिक्स की पीडीएफ अपलोड कर दो, भाई कर देंगे, आप टेंशन मत लो। पहले ये बताओ क्लियर है? ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका प्राथमिक बाजार, स्प्रेड, क्लियर है? ठीक है बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार। अब ये द्वितीयक बाजार क्या होता है सर? द्वितीयक बाजार की बात बताएं। ऐसा संगठित वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूतियों को खरीदा व बेचा जाता है, ऐसा संगठित वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूतियों को खरीदा व बेचा जाता है, ऐसा संगठित वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूतियों को खरीदा व बेचा जाता है, सिक्योरिटीज खरीदा व बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट, ठीक है सर। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जहां यह क्रिया की जाती है, दैट इज कॉल्ड शेयर मार्केट। जहां यह क्रिया की जाती है, जहां यह क्रिया की जाती है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। यही स्टॉक मार्केट है, यही स्टॉक मार्केट है। यही चीज क्या मेरे बच्चे? स्टॉक मार्केट। टर्नओवर वर्ष भर में की गई खरीद व बेच टर्नओवर कहलाती है, ठीक है याद रखें। अच्छा ये होता है बच्चे आपका शेयर मार्केट, ठीक है। चलिए जो खरीदे गए शेयर्स, निवेशक तथा इच्छित निवेशक, देखो शेयर्स को खरीदने वाले जो होते हैं वो निवेशक कहलाते हैं, शेयर्स को खरीदने वाले जो होते हैं वो निवेशक कहलाते हैं, और बेचने वाले जो होते हैं वो वो कहलाते हैं कंपनी है, कंपनी बेचने वाली होती है, ठीक है। तो इन शेयर्स को खरीदने व बेचने के लिए, इन शेयर्स को निवेशकों के मध्य बेचने के लिए, इन शेयरों को निवेशकों के मध्य, शकों के मध्य, ठीक है, बेचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम चाहिए जहां पे आप इसको बेच पाएं। एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और इस माध्यम की आवश्यकता जिसकी इनको होती है यह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, यह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? यह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, यह आपका स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, याद रखना, ठीक है बच्चे? जी सर। और यहाँ पे चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब कल मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, भारत में कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, विश्व में कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और कल आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। कल आपकी 2 क्लासेस होंगी इकोनॉमिक्स की, एक क्लास सुबह में होगी, एक क्लास शाम में होगी, और आपकी इकोनॉमिक्स कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा? चलिए दुष्यु इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट होता है,
अरे भाई ऋषि मान जा। ठीक है, थैंक यू दुष्यु। ठीक है, चलिए सर ट्रेडिंग कहाँ से कर सकते हैं? ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं, बीएसई वगैरह इस सब होता है। सर सीए की क्लास, हाँ बेटा, करंट अफेयर्स की क्लास के लिए ही टाइम मैनेज कर रहा हूँ, कल अगर इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगा तो मेरे पास ये टाइम स्लॉट खाली होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं बच्चे कि मैं दिन में करीबन 12 घंटे समथिंग की क्लास ले लेता हूँ कई बार। कल संडे था लेकिन बावजूद उसके मैंने क्लासेस ली हैं। ठीक है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को पढ़ाना। दिस इज बेसिकली व्हाट आई विश्ड, ये वो है जिसकी मैंने सोचा था कि करूंगा। आई एम डूइंग। स्टैटिक भी होगी, जी हाँ स्टैटिक भी होगी। और कल इसमें इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा, इससे के बाद मैं आपको आराम से पढ़ा पाऊंगा। है जी। चलिए, यही नहीं अभी और सुनिए, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करूंगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के सेशन भी लगाऊंगा और एक सीरीज स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस की। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, मैं जीत रहा। मिलता हूं आपसे कल, और कल काफी खास रहेगा। टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।